आप लोग के आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक ना। चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए भैया। अगर आपका एग्जाम 2025 में, देखिए भैया, मैंने जो मेरा इंग्लिश मीडियम का शॉर्ट नोट्स है केमिस्ट्री का, हम बार बार बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं कि मेरा जो फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स है मात्र पूरे 15 पेज, मात्र 15 पेज, सॉरी 15 चैप्टर पूरे 29 पेज में पूरे लिखे हुए हैं। और जो केमिस्ट्री का 16 है, 16 चैप्टर है, उसको मैंने 49 या 47 पेज के आसपास पूरा लिखे है। ठीक ना। वो पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स है भैया। मैंने भी 450 नंबर लिया, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरा ऑब्जेक्टिव का रहा है। और साइंस, वो भी हम इंग्लिश मीडियम से थे, और बहुत ही कुछ कम ही दिन में भैया मैं सितंबर से पढ़कर इतना नंबर अच्छा लाया। तो इसका सबसे बड़ा मैं मेन कारण बोल देता हूँ, ऑब्जेक्टिव डेली रिवीजन। और डेली ऑब्जेक्टिव रिवीजन का सबसे बेस्ट जरिया है शॉर्ट नोट्स। तो इसलिए देखिए, शॉर्ट नोट्स हम बार बार कहते हैं कि भैया मेरा शॉर्ट नोट्स पढ़ी भी, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और हिंदी मीडियम भाई लोग हैं, उसका सबसे बड़ा सवाल रहता है भैया हम कहाँ से पढ़े। तो भैया हम थोड़ा बहुत हिंदी में यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो ब्रिलियंट बुक और टारगेट बुक, ये सारे बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए, हम तीन चैप्टर समझा चुके हैं। जो भाई लोग नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। हम चौथा चैप्टर समझा रहे हैं, और कल मेरा फिजिकल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ऑर्गेनिक पर आ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले समझ लीजिए, शॉर्ट नोट्स केमिकल काइनेमेटिक पढ़ना है। ठीक ना। रासायनिक बलगीति पढ़ना है हमको। स्लो रिएक्शन, धीमा रिएक्शन क्या होता है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर कंप्लीट डे मंथ ईयर इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। देखिए, कहने का अर्थ स्लो रिएक्शन किसे बोलेंगे। स्लो मीन्स नाम है एक स्लो, स्लो मीन्स धीरे धीरे काम होगा। कहने का अर्थ, जैसे मान लीजिए एक लोहा ले लिए। आज जैसे देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी चीज़ देखते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ बहुत दिनों तक मिट्टी में रह जाता है, मिट्टी नहीं बल्कि मान लीजिए कोई लोहा है, लोहा बहुत दिनों तक अगर कहीं पर छोड़ दीजिएगा तो उस पर नमी पड़ते हुए, उसमें जब भी नमी पड़ेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा, वहाँ पर वो उसमें धीरे धीरे जंग लगना चालू हो जाता है। तो भैया इसमें एक दिन नहीं है कि ऐसा हुआ एक ही बारी हो गया। जैसे मान लीजिए रिएक्शन कराना है, आप मान लीजिए कोई भी हाइड्रोक्लोरिक या कोई भी अन्य प्रकार के गैस, सॉरी कोई भी अन्य प्रकार के अम्ल ले लीजिए और उसको रिएक्शन कराइए तो तुरंत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नमक है, एक गिलास पानी लिए, इसमें नमक डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट में घुल जाएगा ना। लेकिन बताइए, तो लोहा पर जंग लगने की प्रक्रिया एक दिन का काम है नहीं, सॉरी, यानी कि एक 5 मिनट 10 मिनट का काम है नहीं, एक भी दिन लग सकता है, दो भी, तीन भी तीन। तो स्लो रिएक्शन उसे बोलेंगे जो दिन महीना ईयर लग जाए, जिसको घटित होने में, जिसको कंप्लीट होने में दिन महीना लग जाए, उसे हम स्लो रिएक्शन बोलते हैं कि ना। तो ये सब स्लो रिएक्शन है। तो वही कह रहे हैं कि उस प्रकार का रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में, जिसको पूरा होने में भैया दिन लग जाए, महीना लग जाए, वर्ष लग जाए, तो उसे हम लोग, जैसे देखिए हम लिखे हुए रस्टिंग ऑफ आयरन कहने का आयरन लोहा पर जंग लगना। इवेपराइजेशन ऑफ वाटर, सही बात है, पानी का वाष्प बनना धीरे धीरे काम होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे देखते हैं ना, समुद्र में से पानी जब बहुत अगर मान लीजिए सूर्य बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो भैया क्या करता है कि धीरे धीरे उस समुद्र में से पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है। ये नहीं कि ये 5-6 मिनट में हो गया, ऐसा वाला बात नहीं है। फास्ट रिएक्शन, फास्ट का नाम है फास्ट भैया, तो बहुत जल्दी होगा। विच आर कंप्लीटेड अंडर अ मोमेंट, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही तीव्र गति से हो जाता है उसे कि तो इसे हम लोग बोलेंगे फास्ट रिएक्शन। तो जो बहुत तीव्र गति से हो जाए उसे फास्ट रिएक्शन। जैसे देखिए ऑल केमिकल रिएक्शन वही बोले ना, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम लोग पढ़े 10वां में पढ़े, HCl, किसी अन्य गैस का तब अभिक्रिया कराइएगा तो तुरंत रिएक्शन लेगा। तो ये सब जो जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो फास्ट रिएक्शन का उदाहरण। क्यों? क्योंकि तुरंत होता है। और जैसे मानिए ना, आपको केमिकल रिएक्शन कैसे भैया कहेंगे, भैया कैसे बताइए। मान लीजिए अगर बुखार आपको लगा है ना, तो बुखार लगा है तो आप बहुत सारे अगर नुस्खा का प्रयोग कीजिए। नुस्खा कहने करते क्या होता है कि गर्म पानी पीजिए, थोड़ा विक्स लगाइए, और उसके बाद क्या है कि दवाई मत खाइए, केमिकल वाला की बात हम कर रहे हैं, विक्स लगाइए। पुराने जो भी पहले जड़ी बूटी था प्रयोग, उस सबसे कीजिएगा ना तो ठीक होता है बुखार, लेकिन टाइम लगता है, 1-2 दिन टाइम लगता है। डेट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। बट अभी बुखार लगेगा, जाइएगा दुकानदार तरफ, कहिएगा हो हमारा बुखार लग गया है, गोटी दीजिए यानी दवाई दीजिए, आप खाइएगा तुरंत ठीक हो जाएगा। तो यही केमिकल है भैया, क्योंकि केमिकल से बना हुआ है, केमिकल रिएक्शन तुरंत आप पे एक्शन करता है, ठीक कर देता है। तो बात ये है, लेकिन डिफेक्ट इसका डिफेक्ट भी रहता है। चलिए आइए, तो यही समझ गए ना फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन क्या होता है। चलिए, मॉडरेट कहने करते बिचला में रहेगा, नाइदर वेरी फास्ट नॉट वेरी स्लो। वैसा रिएक्शन जो बहुत न फास्ट हो न स्लो। अब मानिए चीनी में सॉरी पानी में हमको चीनी घोलना है, तो चीनी घोलना है तो भैया थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम न कि धरते मात्र घुल जाएगा ना, धीरे धीरे वो घुलेगा, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा। ये बात ना कि एक दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, ऐसा वाला बात नहीं है। ठीक ना। चलिए, वही सब लिखे हैं, तो समझ गए ना। फास्ट रिएक्शन करने का जो अंडर मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाए, जितना भी केमिकल है वो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन करने का तो वो रिएक्शन जो धीरे धीरे हो, दिन में हो जाए, महीना में हो जाए, ईयर लग जाए। और मॉडरेट करने का तो वो रिएक्शन जो कुछ यानी कि टाइम ले, होते भी टाइम ले, ना होते फास्ट हो, ना इधर फास्ट नॉट स्लो, उतना ना फास्ट और ना स्लो हो। आइए अगला, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का दर क्या है समझिए। रेट ऑफ रिएक्शन
द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के जो भी उत्पाद मॉलिक्यूल है उसके उसके रिएक्टेंट में चेंज होना, उसके रेट उसके कंसंट्रेशन में चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसके कंसंट्रेशन में चेंज होता है तो हम लोग इसे अभिक्रिया का दर कहते हैं, ठीक ना। यानी कि उत्पाद मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट में अभी की समय के अनुसार सब उसके सांद्रता में चेंज आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, हिंदी में बोल दिया। और इंग्लिश में है कि भैया द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष में अगर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट में चेंज होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, हाँ वही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो उसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन dx बटा dt होता है, वही पढ़े हैं ना, कैलकुलस में भी तो पढ़े होंगे ना, dx बटा dt होता है। वहाँ पर अलग होता है थोड़ा सा, लेकिन टाइम के सापेक्ष होता है, ठीक ना। यहाँ पर dt नीचा करने का टाइम के सापेक्ष। अब आइए, रेट कांस्टेंट का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप बताइएगा, जिसको देखते किसका आंसर सबसे सही आ रहा है। मोल पर लीटर किसका है हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, मोल पर लीटर किसका है। और एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिए भैया कि वास्तव में इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि नहीं। आप लोग रिप्लाई रियल में होता है भाई तो होता है, नहीं होता है भैया तो नहीं होता है। हाँ, एक बात हो सकता है कुछ नहीं पढ़े तो भैया उसको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये तो आपको डायरेक्ट तो समझ में आएगा नहीं, एक दो बार वीडियो देखना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत भी कोचिंग किए है ना उसको एकदम 100 ये रामबाण साबित होगा एकदम बिल्कुल। तो आप लोग बताइएगा कमेंट से, बताइएगा मोल बटा केवल मोल पर लीटर है तो किसका यूनिट है, केवल मोल पर लीटर, आप बताइए कमेंट में। चलिए अगला आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन करने का अर्थ है, देखिए दो गो होता है, जैसे एक रिएक्टेंट होता है एक प्रोडक्ट होता है ना। तो जो होता है तो एक XY रिएक्टेंट है, इसे बनेगा प्रोडक्ट, मान लीजिए MZ बनता है। तो भैया ये मान लीजिए इस AB जो है रिएक्टेंट है, इसको जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनता है ना तो उस समय केना लिखाता है रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ से एक नंबर आता है, आप देख लीजिए जिस प्रकार से। मान लीजिए A है, ठीक ना, ये B है, ये दोनों मिलकर बनाया क्या, बनाया M और C, वहाँ पर दिए हुए M और N बनाया, ठीक ना। इसको हम एक गुणांक करने करते यहाँ पर 1 रहे 2 रहे 3 रहे कुछ रहे, यहाँ पर मान लीजिए Y ले लेते हैं, ठीक ना। एक Y करने करते यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ आ सकता है, यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ पर M हो गया तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर एक मिनट मान लीजिए पहले यहाँ अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, A रहेगा, यहाँ पर B रहेगा, ये दोनों मिलकर बना रहा है, C बना रहा है, D बना रहा है, और इसके पहले कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है तो X, मान लीजिए 1 2 3 4 लगा है, कुछ XY का मतलब यही है, N लगा हुआ है, यहाँ पर M लगा हुआ है, यहाँ पर N लगा हुआ है। तो आप कहेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो किस प्रकार निकालना है देख लीजिए, आपको निकालना है किस प्रकार। इस साइड जो होगा ना रिएक्टेंट उसको माइनस के साथ लिखना है, माइनस हो गया ना। अच्छा, एक्स 1/x लिख दीजिएगा, और डी देकर, और जो इसका रिएक्टेंट क्या है ए है तो ए लिख दीजिएगा, अब बट्टा में क्या कर दीजिएगा dt कर दीजिएगा, ठीक ना। सब फिर बराबर कर दीजिएगा, फिर इसी प्रकार कीजिएगा माइनस, देखिए लिखे हुए भी हम दिखा भी देते हैं, देखिए लिखे हुए हैं यहाँ पर है ना, एक्स को 1/में माइनस कर दिए, फिर एक ए को dA/dt लिख दिए, फिर बराबर प्लस के y की तारीख वाला को फिर y को माइनस में लिख दिया, 1/y कर दिए, dA/dt कर दिए, फिर बराबर कर दिए। और जो प्रोडक्ट होता है उसको प्लस में 1/m और dC/dt और 1/n dC/dt। तो रिएक्टेंट को माइनस में, प्रोडक्ट को प्लस में। लेकिन बिहार बोर्ड क्या करता है मालूम है, रिएक्टेंटे में माइनस घुसा देगा उस ससुरा, तो रिएक्टेंटे में माइनस घुसा देगा तो क्या दिक्कत है, तो भैया माइनस पहले से रहता है, वो माइनस अपने आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, से वाला बात है। बिहार बोर्ड का चालाकी हम जानते हैं, वो दिमाग लगाता है। आइए, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज करने का अर्थ भैया थोड़ा औसत होता है। जैसे देखिए, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन सर्टेन टाइम इन इंटरवल इज ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक निश्चित समय के अंतराल में, कोई निश्चित दे देगा, निश्चित समय करने करते एक मिनट 5 सेकेंड, एक निश्चित अगर टाइम देगा ना तो उसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। उसे कहेंगे किसी भी सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के इंटरवल के अंतराल में जो चेंज होगा रेट ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन में, उसे हम लोग बोलेंगे एवरेज टाइम रिएक्शन। जैसे फॉर्मूला याद रखिएगा। आइए, इंस्टेंटेनियस के एकदम अचानक चेंज होना है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एट इंस्टेंट और पार्टिकुलर टाइम, किसी भी पार्टिकुलर टाइम यार एकदम क्षणिक भर में, एकदम तुरंत अचानक चेंज हो जाए ना अगर रेट ऑफ रिएक्शन में, तो इसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन में, तो इसे हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर जो पढ़ाए वही याद रखिए, बाकी जो ऑब्जेक्टिव के लिए हम जहाँ जरूरी हम लिख भी दिए, समझ रहे हैं ना। तो जो चीज़ जरूरी वहाँ हम आपको बताएंगे, क्योंकि सब चीज़ पढ़ना जरूरी है नहीं। लॉ ऑफ मास एक्शन याद रखिएगा, एट
कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर पावर के साथ यानी कि होता है, कहने का अर्थ है कि देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की सॉरी लॉ ऑफ मास रिएक्शन क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर पावर। बस परिभाषा बन गया कि पूछा व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ का क्या अर्थ, क्या मतलब समझते हैं, तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी नियत ताप पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभिक्रिया का दर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर पावर। देख लीजिए किस प्रकार लिखे हैं, जो रेट कांस्टेंट होता है ना वो के है, और रिएक्टेंट अगर मान लीजिए ए है तो ए के बगल में अगर एक्स रहता है तो ऊपर पावर चढ़ जाता है, बी के बगल में जिस प्रकार था ना ए एक्स प्लस बी वाई था ना, तो ई जो होता है ना तो कहेगा रेट ऑफ मास सेक्शन का अर्थ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो जो रिएक्टेंट ए है इसका पावर चढ़ा दीजिए और प्लस यहाँ पर फिर यहाँ पर इंटू हो जाएगा, यहाँ पर बी है और उसका पावर वाई चढ़ा दीजिए, तो यही मास लॉ ऑफ रिएक्शन कहता है। लेकिन इसका परिभाषा केवल याद रखिएगा, बाकी एग्जाम्पल जिस प्रकार दे दिए याद। रेट लॉ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर पावर, यहाँ पर देखिए एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर पावर, यहाँ पर कंसंट्रेशन के पावर चढ़ता है, यहाँ पर उसके जो बगल में गुना मास रहता है उसके पावर चढ़ता है, तो समझ गए ना। तो याद रखिएगा जो रेट लॉ इक्वेशन होता है वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का विथ प्रॉपर पावर नहीं चढ़ता, यानी कि कहने करते यहाँ पर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि यहाँ पर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केवल इतना का बात का अंतर है, समझ गए, थोड़ा दोनों का ध्यान रखिएगा। अगला आप यहाँ पर देखिए भैया रेट कांस्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, के द्वारा डिनोट कर दे, इट इज द कांस्टेंट विच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 1। हाँ, जब सही बात है कि देखिए कहता है कि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट कहने कर दे के, तो के का वैल्यू क्या है, यह एक कांस्टेंट है विच इज इक्वल जो बराबर होगा, कब, जो बराबर होगा किसके बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। कैसे, ये साबित कर दीजिए, साबित करते आइए, देखिए दिखा देते आपको, आइए दिखाई देते, चलिए देखिए, आइए देखिए यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं यही ना है भैया, के ना रेट कांस्टेंट है। आइए मान लीजिए ई आर के बराबर कब होगा, जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस दो कॉन्सेंट्रेशन इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए कि ना। तो वही तो लिखे हैं कि जो के है ना एक प्रकार का कांस्टेंट है जो बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इज इक्वल टू 1, जब अगर मान लीजिए अगर इसको हम एक रखेंगे तो के गुना एक बराबर एक हो गया, के गुना एक बराबर के हो गया, और यार के बराबर हो जाएगा के। यहाँ पर देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, तो उसी का परिभाषा बना दिए हुए हैं कि देखिए यहाँ पर कि रेट कांस्टेंट होता क्या है, तो इट इज द कांस्टेंट, यह कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, यह रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 होगा तो यह रेट यानी कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन और कांस्टेंट दोनों बराबर हो जाएगा। आइए सिग्निफिकेंट ऑफ कांस्टेंट, लेकिन फिर भी नहीं ज़्यादा पूछता, लेकिन फिर याद कर लीजिए सिग्निफिकेंट ऑफ रेट कांस्टेंट का महत्वपूर्ण कुछ बातें जान लीजिए। इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर फैक्टर, ये टेम्परेचर फैक्टर डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया मोलालिटी मोलरता और मोललता मोलारिटी बड़का एम से, मोललता का छोटका एम से, दोनों में कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नहीं करता है, नहीं पूछ रहे हैं, कौन करता है, तो वही लिख दिए। इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन कैटालिस्ट फैक्टर, कैटालिस्ट फैक्टर पर, कैटालिस्ट क्या होता है हम आगे पढ़ा देंगे। डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर निर्भर करता है। इट इज डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंट एनालिसिस, यह एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस द्वारा निकाला जाता है, लेकिन फिर भी इसको जरूरी नहीं, यह जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये याद पूछेगा किसी भी, यहाँ सब्जेक्टिव आता है मेरे भाई, आता है, पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताइए, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट का यूनिट बताइए, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताइए, तो आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे, फार्मूला केवल याद रखिएगा, कौन सी फार्मूला है भैया, के एन के जगह पर यहाँ पर 0 1 2 ये इस प्रकार से आएगा, ठीक ना। और वहाँ पर बाकी अब एन के जगह पर जो ये बार एन रहेगा वही एन बार रखिएगा। कैसे, हम कहेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो भैया आप कुछ मत कीजिए, के जगह पर 0 रख दिए, चलिए यूनिट बैठाइए, मोल हो गया, 1 - 0 कर दिए, सही है। उसके बाद लीटर कर दिए, एन है 0 पर तो 0 - 1 कर दिया पर सेकेंड, है ना। चलिए 1 में से 0 जाएगा तो 1 में से 0 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोले रह जाएगा। और 0 में से -1 जाएगा तो -1 हो जाएगा ना पर सेकेंड, तो यानी समझ लीजिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ गए ना। अच्छा पूछेगा भैया फर्स्ट ऑर्डर को बताइए, तो फर्स्ट ऑर्डर को बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 रख दिए, मोल रख दिए, देखिए फार्मूला बैठा रहे, फार्मूला आपको दिखा देते उसी को बिलीव होगा। हाँ देखिए एक निकाल लेते, एन के जगह पर 1 रखिए और एन के जगह पर 1 रखिए, फिर 1 रखिए, तो देखिए K1 तो है यहाँ पर K1 तो रहबे करेगा, 1 में से 1
चला जाएगा तो ये तो जीरो है, किसी के पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू एक होता है ना। और लीटर एक में से एक जाएगा तो फिर जीरो, तो किसी के पावर जीरो जाएगा उसका वैल्यू एक होता है। और पर सेकंड तक केवल क्या बच रहा है मालूम है, जीरो हो गया, ये जीरो, इसका पावर जीरो, इसका पावर जीरो थी, तो इसका दोनों वैल्यू तो एक ही हो गया ना। बच गया क्या, पर सेकंड। तो पर सेकंड आंसर, पर सेकंड, समझ गए ना। पर सेकंड आंसर क्या होगा, पर सेकंड। तो याद रखिएगा, बहुत पीवीआई ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी कभी पूछता रहता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर पूछता रहता है। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, आगे पढ़ाते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी रिएक्शन। जब 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 किसी भी जब जितना भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेता है तो इसे हम लोग मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे देख लीजिए, लिखे हुए हैं वैसा केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा लफड़ा जोतने की नहीं है, यानी कि सिंगल स्टेप में हम ए प्लस बी जोड़े सी बन जाए, ई ना कि फिर आप आगे से लमड़ते रहे, सी से डी बने फिर से ई बनता ही ना। यानी कि जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और वही कहते हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग लेता है ना उसे हम लोग बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझ गए ना। चलिए अगला क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पावर का योग होता है। सही बात है। मान लीजिए यहाँ पर ए है, ए के पावर यहाँ पर एक्स है, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है, बी के पावर वाई है, तो कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ई एक्स और वाई को जोड़ दीजिए, पावर को जोड़ दीजिए, बस काम बन जाएगा। और इसी प्रकार के सेम आपको पढ़ना पड़ता है, क्या मालूम है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना पड़ता है, यानी कि अवकलन समीकरण में पढ़ना पड़ता है। आप लोग थोड़ा याद होगा तो थोड़ा देखिए, जहाँ भी एक चीज हम देखिए, जहाँ भी जो बात को हमको लगेगा कि याद कराना चाहिए हम करा देंगे। देखिए जहाँ पर लिखे हुए आर बराबर ए फार्मूला है, ठीक है। इससे आप पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी को जोड़ देंगे आराम से, एक नंबर आ जाएगा आपका, एक नंबर रहता है मेरे भाई। चलिए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंट है, दोनों लिखे भी है कि यह एलिमेंट्री रिएक्शन है जबकि यह रेट ऑफ रिएक्शन है। यह डिपेंड होता है, यह सॉरी ये लिखे हुए हैं कि ये ये एलिमेंट्री रिएक्शन पर डिपेंड होता है, यह रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड होता है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जबकि इसमें सम ऑफ कंसंट्रेशन का होता है। सही बात, उसमें मॉलिक्यूल का योग होता है, ए बी का योग होता है, रिएक्टेंट का योग होता है, जबकि इसमें इसके पावर का योग होता है। सही बात है कि ना। अगला इसका ये जीरो के बराबर नहीं, यानी कि कभी जीरो के बराबर नहीं होता है, जीरो के बराबर होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये केवल पॉजिटिव होता है, ठीक ना। वही सब लिखे हुए हैं। आइए अगला, ये पेसिडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है इस बार 2 नंबर में आ जाए आपको। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी 2 हो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो। मोलिकुलरिटी 2 करने करते जिसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ए और बी है, हम आपको समझाते थोड़ा ध्यान से देखिए मेरे भाई, ए और बी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए सी बन रहा है ना, तो कहेगा इसका मोलिकुलरिटी क्या है, तो एगो ई एलिमेंट है, तो एगो दूगो। कहेगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ई एक्स और ई वाई, तो एक्स प्लस वाई है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जबकि ए प्लस बी दूगो रिएक्टेंट भाग लिया तो ये मोलिकुलरिटी है। तो हम कहेंगे उस रिएक्शन को पेसिडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे कि जिसका मोलिकुलरिटी का संख्या 1 हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो, 1 हो, तो उसी को लिखे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए भाग लेने वाला प्रोडक्ट कितना है, एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट, तो इसका मोलिकुलरिटी ऑफ कितना हो गया, 2। अब बताइए इसके बगल में कुछ 1 2 लिखा हुआ है, न लिखा हुआ है, इसके बगल में भी 1 2 लिखा है, यानी कि न कुछ होता है, एक तरह होता है, लेकिन कुछ लिखा है न लिखा है, 1 1। तो अगर हम इसका अथी निकालेंगे तो देखिए मोलिकुलरिटी निकालेंगे तो 2 प्रोडक्ट भाग लिया तो 1 1 2, तो सही बात है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो इसके बगल में कुछ न लिखा हुआ है, 1 लिखा है, इसके बगल में कुछ लिखा है तो 1 लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 कितना, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट रुके, यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छा हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ पर देखिए क्या है कि देखिए शुगर यहाँ पर 1 मोल है, वाटर का कितना मॉलिक्यूल है नहीं बताया गया। यहाँ पर कहा गया है कि शुगर का एक यूनिट दिया गया है, तो 1 और जोड़ेंगे तो 0 होगा, ऐसे समझिए आप। यहाँ पर लिखते हैं 1 A, समझ गए ना। अच्छा मान लीजिए हम इस प्रकार से कह रहे हैं कि यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y भी लिखते हैं, यहाँ पर c लिखते हैं, ठीक ना, यहाँ पर MC लिखते थे। अब ध्यान देखिए, ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट भैया, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा ये, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, सॉरी ये कहलाएगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का कितना होगा, इसमें भाग लेने वाला रिएक्टेंट कितना है, 1 और 1 2, और आ सकता है लेकिन अभी 2 को लिए। तो इसका वैसा रिएक्शन जिसमें मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की संख्या 2 हो, और जिसका अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल ले, कहने का अर्थ एक्स और वाई को, दोनों को जोड़े नहीं तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्लस में इसका परिभाषा तो हम याद करा ही दिए, एग्जाम्पल याद रखिएगा, बड़ा आसान है, एक बार में देहाती भाषा में कहिए ना, वैसा रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, बस उसे पेसिडो कहेंगे, बस। चलिए
ये अगला ऑब्जेक्टिव में भाई जीरो ऑर्डर का एग्जांपल कौन है। हाँ एग्जांपल से एक दो आता है, याद कर लीजिए। हम तो इसको रटे लिए कि फलाना फलाना जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का फलाना फलाना रिएक्शन है। दो चार को बिहार बोर्ड फिक्स कर देता है कि आप पूछवे करते थे, इसलिए हम रट लिए थे। ठीक ना, याद भी कर लीजिएगा। हम रियल बात बताते हैं, जो बात रहता है सफाई सुथरा से बता देते हैं कि हाँ रियल है। थर्ड बात देख लीजिए, जो जो याद कर लीजिए फलाना फलाना फर्स्ट का होता है, सिनेमा चिनेमा सेकेंड का होता है, बस उससे ये सब था है ससुरा, इसे कौन कौन तो याद करेगा। हटाइए। चलिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइए क्या है बता देखिए। देखिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस प्रकार का केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विद जीरो पावर के साथ इन रेट ल इक्वेशन और रेट रेट ल इक्वेशन का पालन करना चाहिए। देखिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हम बता देते हैं। जैसे कि क्या बोले, जैसे कि देखिए अगर वैसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वैसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वह यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन होगा। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके कंसंट्रेशन का पावर होना चाहिए लेकिन जीरो पावर के साथ होना चाहिए, तो अब इसे हम रेट ऑफ जीरो ऑर्डर बोलेंगे। और यहाँ पर एक आ जाएगा ना तो इसे फर्स्ट बोलेंगे, यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा ना तो इसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो वही लिखे परिभाषा ए वो याद रखिए, बाकी इसी कैटेगरी पर सब याद रख लीजिएगा। सच टाइप ऑफ रिएक्शन, उस प्रकार का रिएक्शन इन विच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है कौन से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ जीरो पावर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेकिन कितना पावर, जीरो पावर के साथ। इसे हम और रेट क्वेश्चन में तो इसे क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। के बराबर एक्स बटा टी होता है, याद रखिए। और इसमें पूछेगा हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड टी ए बराबर होता है टी समानुपाती होता है ए का। उसके अलावा पूछेगा कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, हाफ लाइफ पीरियड बराबर इसका क्या होता है, टी हाफ बराबर ए बाई टू के होता है। समझ गए, आपको याद रखें। आप अगर फर्स्ट पूछेगा तो बस वही कर दीजिए, खाली कर दीजिए जहाँ पर जीरो पावर है ना, यहाँ पर जीरो पावर है, जहाँ पर वन पावर कर दीजिए, बस वही परिभाषा बोल दे। देखिए सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस प्रकार का केमिकल रिएक्शन और रेट केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ वन पावर, तब कहलाएगा फर्स्ट ऑफ रिएक्शन। वही बात सबसे में रहेगा, इसका वैल्यू याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हाफ बराबर ए होता है जबकि इसमें ए नॉट होता है, ठीक ना। बाकी सबको याद रखिएगा 0.693 बटा के होता है, 0.693 बटा के होता है। बाकी भाई देखिए जो हम डेली पढ़ाते हैं उसका हम टेस्ट भी लेते रहते हैं टेलीग्राम पर, तब जाकर टेस्ट लगाइएगा जरूर। आइए अब आगे बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर है भाई तो वही केवल पावर सेकेंड कर दीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहला है जीरो है, ठीक ना, सेकेंड नहीं आता है। आर्हेनियस इक्वेशन तो आप लोग पढ़े होंगे। आइए आर्हेनियस इक्वेशन दिस साइंटिस्ट यानी कि आर्हेनियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, आर्हेनियस पहला वह वैज्ञानिक था एस्टेब्लिश में साबित किया द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन साबित करने वाला व्यक्ति कौन है, पहला आर्हेनियस है। वही एक इक्वेशन दिया था, केवल इक्वेशन याद रखिएगा। और हमारे विचार से बता देते हैं आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसमें 2 नंबर आ सकता है, ये नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि मेरे भैया ये 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो भैया याद रखिएगा के बराबर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता क्या है, आर्हेनियस के अनुसार रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, कहाँ चला गया भैया, रुका एक मिनट इधर जियो लाइट आ गया 5वां चैप्टर। हाँ आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, तो ए उसके बाद ए के पावर माइनस ई ए आर टी, ठीक ना, ए और ई के पावर माइनस ई ए आर टी। याद रखिएगा कि इसमें कौन वैल्यू सारा लिखे हुए, ठीक ना। ये आर कहने का अर्थ है गैस कंटेंट है, ई कहने का अर्थ है यानी कि जो इसका वैल्यू होता है 8.25 होता है वह होता है टेम्परेचर है, एक बराबर आर्हेनियस कांस्टेंट है। बाकी सब याद रखिएगा, उसका खाली फार्मूला याद रखना वहाँ से, ठीक ना। हाँ एक और ऑब्जेक्ट याद रखिएगा, ये फार्मूले यादें रख लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी साबित करना पूछता है, कई साल पहले पूछा है लेकिन नहीं पूछता है उतना। हाँ इस सवाल भी नहीं आ सकता है, फैक्टर कौन चीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि 2024 का सवाल है, ठीक है 2024 का। फिर भी देख लीजिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन चीज़ पर डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 2 नंबरी में आ सकता है, 5 नंबरी नहीं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा हम छाप करा गए थे, ठीक है ना, पूरा का पूरा याद था। आइए तो भैया आइए अब अगला बात करते हैं एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स क्या है। एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट। समझिए एक बात समझिए, मान लीजिए हमको बनाना है पानी दूध चाय पत्ती से हमको चाय बनाना है, ठीक है ना। इसमें भैया हमारा गैस कितना खत्म हो गया, हमारा जो सिलेंडर था गैस सिलेंडर उसमें कितना मात्रा में गैस खत्म हुआ, वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वही एक्टिवेशन एनर्जी। अर्थात किसी भी रिएक्टेंट को, देखिए पानी दूध चीनी सब रिएक्टेंट था हमारा, उसे बना क्या रहे, चाय बना रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें जितना हमारा अमाउंट में एनर्जी खत्म होगा ना, वो एनर्जी वहाँ पर हम ले लिए, भले गैस सिलेंडर का एग्जाम्पल एनर्जी करने करते हुआ नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए एनर्जी जो सबसे कम एनर्जी जितना खत्म होगा ना वही हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। वैसे तो आप चाहे तो भर दिन भी आप गैस सिलेंडर
रेफ्रिजरेटर पर चाय को भर दिन चढ़ा के भी छोड़ सकते हैं, यानी कि तब पर भी बन जाएगा चाय। लेकिन सबसे मिनिमम एनर्जी जो जितना में हमारा काम बन जाए, जितना में हमारा जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए, उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। समझ गए ना? आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, आइए एक मिनट हाँ एक मिनट मुझे एक मिनट थोड़ा सा। हाँ देखिए यहाँ पर कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, वह एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो जरूरी है बाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को फ्रॉम प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में बदलने के लिए इसको एक्टिवेशन एनर्जी फॉर्मूला याद रखिएगा बस। बाकी बात चलिए आगे चलते हैं। थ्रोसेल्ड एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड थ्रोसेल्ड एनर्जी। ऐसे समझिए जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जितना जितना एनर्जी लिया ना उस सबको जोड़ हम थ्रोसेल्ड एनर्जी कहते हैं। समझ गए ना? इसको बाकी ज़्यादा है नहीं जरूरी, फिर भी याद रखिएगा। कोलिजन थ्योरी क्या होता है? दो चीज का टकराहट होता है। कोलिजन होता क्या है? तो दो चीज का टकराहट होता है कोलिजन, ठीक ना? उसी को हम समझा देते हैं कोलिजन क्या है, लेकिन बहुत बड़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, इस लेकिन आएगा नहीं फिर भी हम बता देते हैं। थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कोलाइड, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है ना ए बी, अब मान लीजिए चाय से, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिए हम। देखिए चाय से जरूरी पानी ले लिए, चीनी ले लिए, दूध ले लिए, जब इससे चाय बनाइएगा ना तो देखिएगा ना कुछ देर के बाद उबलेगा ना तो उसमें से नीचा से ऊपर आता रहता है, चाय पत्ती से ऊपर आता रहता है, यानी कि उबलता है। और दोनों ये दोनों क्या है, पानी और ये चाय पत्ती आपस में मिक्स होता रहता है, टकराता रहता है, कोलिजन होता है। वही लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट कोलाइड, टकराता है ईच अदर, एक दूसरे से, फ्रॉम प्रोडक्ट मॉलिक्यूल यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बनने के लिए। बट ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। हाँ लेकिन देखिए ऐसा बात देखिए होगा कि जब दूध मान लीजिए दूध पानी है, इसमें चाय पत्ती रखे तो ये ना देखिएगा कि सब के सब चाय पत्ती घुलिए गया है, कुछ ना कुछ लास्ट में चाय बनने के बाद कुछ ना कुछ चाय पत्ती बच ही जाता है। तो ऐसा बात नहीं कि सारा का सारा चाय पत्ती रिस्पॉन्सिबल हो आपका चाय को स्वादिष्ट बनाने में या चाय को आपको लाल बनाने में। तो वही लिखे हैं कि भैया हम एक बार देहाती भाषा में समझा देते। देखिए जब दो गो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराए, और उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि हर एक टकराने के हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको प्रोडक्ट बना कर ही दे, चाय बना कर ही दे। ऐसा बात नहीं कि देखिए चाय बनाने के बाद अक्सर चाय पत्ती बच जाता है, उसमें से कुछ ही चाय पत्ती का यूज होता है, बाकी कुछ बच जाता है। तो यही ये बात है कि हर एक मॉलिक्यूल टकराता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लास्ट में बच ही जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सबका सभी उसमें काम करे। तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलिजन थ्योरी कहते हैं। वही लिखे हुए हैं, समझा दे एक बार। देखिए और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कोलाइड, एक दूसरे से टकराता है ईच अदर से टू फॉर्म प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाने के लिए। बट ऑल कोलिजन, जितना भी टकराहट हुआ ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, ए और बी के बीच में, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, या रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपको यह प्रोडक्ट बना कर ही दे कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ओनली इफेक्टिव कोलिजन, जो केवल कामगर चीज़ होगा, जो कामगर चाय पत्ती होगा वही आपको यानी कि चाय बना कर देगा। तो वही लिखे हैं ओनली इफेक्टिव कोलिजन, जो प्रभावशाली कोलिजन होगा, टकराहट होगा, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। वही केवल आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो बना कर देगा, ठीक ना? तो समझ गए हो, बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, निम्नलिखित पर डिपेंड करता है। बाकी इसको याद करना नहीं है, इसको याद देखना नहीं। आइए ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है, नहीं कोई याद नहीं करना है, बस ये भैया 4 चैप्टर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर हर एक साल से 5 नंबर आता है जहाँ तक देखा गया है। फिर भी मेहनत कीजिए और जितना हो सके भैया मेहनत कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और यही कहेंगे मेरे भाई, हमारे तरफ से सब्जेक्टिव पर जितना ध्यान हो सके दे दीजिए। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़िए, ये भी आपका चैनल है, इस पर भी आपको पढ़ाई होता है डेली। इस पर पूरा का पूरा शॉर्ट नोट समझाए हैं, जाकर देख लीजिए। हिंदी के लिए मैं हिंदी चालीसा का वीडियो अब पूरा समझा दिया हूँ, अब क्वेश्चन ला रहा हूँ। इंग्लिश के लिए भी मेरा इंग्लिश चालीसा का वीडियो आ रहा है। बाकी जो भी मेरा और केमिस्ट्री का मात्र फिजिक्स का जिस प्रकार से 4 पेज में पूरा फॉर्मूला दिए, केमिस्ट्री का भी 4 पेज में आज बन जाएगा 110%। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों से जो सवाल पूछा गया उसका सवाल का आंसर दीजिएगा। क्या क्या सवाल था भैया बता दीजिए, एक बार बता देते हैं। आइए सवाल था आपका भैया, बताइएगा मोलालिटी नॉर्मालिटी में कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन, यानी कि मोलरता नॉर्मलता में कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा का सवाल था कि भैया मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है, मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है। और एक तीसरा का बताते जाते बता दीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।